हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर घटनाचक्र इकोनॉमी सीरीज एंड इसको कंटिन्यू करते हुए हम अपने डिस्कशन में कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नेशनल इनकम एंड जीडीपी। इससे प्रीवियस डिस्कशन में मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया है एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे जो हमारी इस प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड है। यू कैन गो टू द चैनल एंड विजिट द प्लेलिस्ट। तो आइए 5 मिनट में इसको समअप करते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर चैनल के हर क्लास में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पीडीएफ नोट एक्सेस होंगे। अब विद दिस हम अपने प्रीवियस क्लास को थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो 5 मिनट में रिवाइज करेंगे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा क्या था। हमने जो है कि प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ा था उसका 5 मिनट में एक्टिव रिकॉलिंग करेंगे। देन आज का हमारा पूरा एजेंडा क्या है, हमारा जो है कि पेडागॉजी रहेगा। जितने भी पीवाईक्यूज हैं हमारे नेशनल इनकम के, और नेशनल इनकम अकाउंटिंग कह लीजिए इसको, जो है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग भी कहते हैं, और जीडीपी के पीवाईक्यूज को कवर कर लेंगे स्मूथली। सो प्रीवियस सेशन में देखिए मैंने क्लास स्टार्ट करते हुए आपको बताया था कि व्हाट इज द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम नथिंग एल्स बट एक जो है कि जीडीपी की तरह ही इसकी डेफिनेशन देखने को मिलती है। जीडीपी क्या होता है? सारी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो किसी डेफिनेट टेरिटरी में जो है कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है इन्हें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 1 ईयर। तो इसी तरीके से नेशनल इनकम को भी हम डिफाइन करते हैं कि सारी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अर्निंग प्रोड्यूस बाय कंट्री रेजिडेंट्स इन ए पर्टिकुलर ईयर, मतलब एक ईयर में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज टोटल प्रोड्यूस हो रही हैं। इसके की मेजर होते हैं। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। और ये मैंने समझाया था, ये दिस ऑल आर कॉल्ड भी, आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ये कहते हैं हमारे नेशनल एग्रीग्रेट्स कहलाते हैं। ये जो है कि नेशनल मेजर एग्रीग्रेट्स हैं जिससे हम जीडीपी को मेजर करने के लिए आपकी ये कुछ एग्रीगेट्स हैं जिसे हम कह सकते हैं सिंबल्स हैं जिनसे हम मेजर करते हैं। इसमें से नेशनल इनकम मैंने आपको बाद में बताया था, जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट दी फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दी मेजरमेंट होता है। इसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि आपकी सारी अर्निंग और जो है कि एक्सक्लूड कर देता है, जो भी इन्फ्लेशन होते हैं इसको एक्सक्लूड कर देता है। दैट वाट इट इज कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। देन आपको मैंने फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन बताया था, मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसकी कुछ फैक्टर इनकम है जिससे आप लोग रेंट, वेज, इंटरेस्ट पेमेंट, जो प्रॉफिट जो है कि ड्राइव करते हैं। देन आई हैव एक्सप्लेन यू वेरियस टाइप ऑफ द गुड्स। गुड्स हमने पढ़े थे कि प्राइवेट गुड क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, कॉमन और क्लब गुड। इसमें जो है कि मैंने बताया था ये एक्सक्लूडिबिलिटी एक्सक्लूड करना, और रिवाइवल नेचर मतलब कंपटीशन कितना है उसके बेसिस पे रहता है। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके पीवाईक्यूज में, देखेंगे एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर में तो नहीं है, बट आपके क्वेश्चंस है कि दूसरे पेपर्स उठाएंगे यूपीपीएससी, इन सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एक्सक्लूडेबल है कि नहीं है, ये आपको जो है कि रट्टाफिकेशन रहना चाहिए। फिर आपको मैंने मेन बताए थे होता जो हमारे जीडीपी में जो होते हैं वो होते हैं फाइनल, इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स। इनके बारे में बताया था। कंज्यूमर गुड है, ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए। इसका जो है कि हम यूज देखते हैं कहाँ पे, आपके पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में देखा जाता है। देन आता है नेक्स्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है कि अ, जो कंज्यूमर इनकम और डिमांड के बेसिस पे कि नॉर्मल गुड है, इंफीरियर गुड है, लग्जरी गुड है, ये जो है कि क्या चीज़ है, ये आपको देखने को मिलता है। देन देखने को मिलेगा यहाँ पे स्टॉक और वेरिएबल। मैंने समझाया था कि स्टॉक क्या है, वेल्थ है, वेरिएबल क्या है, मीन्स यहाँ पे फ्लो क्या है, इनकम की तरह देखी जाती है। फ्लो मीन्स इनकम, जो ऑन द फ्लोइंग आपके हाथ में जितना पैसा है उसे इनकम कहते हैं। एंड कैपिटल जितना है उसे वेल्थ कहते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। देन यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी समझाया था। ये जो है कि टू सेक्टर मॉडल कैसे काम कर रहा है, हाउस होल्ड एंड फर्म। फर्म क्या होता है? जो आपका प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस फर्म्स हो गए, जो आपके सिंपली जो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन यूनिट हो गया, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स प्रोवाइड करेंगे बेसिकली, जो हमारे फर्म्स है। हाउस होल्ड क्या है? आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करें, मीन्स एक्सपेंडिचर जो करेगा और सर्विसेज जो देगा, मीन्स यहाँ पे जो यहाँ फर्म में काम करने वाले हाउस होल्ड होते हैं। ये सब कुछ बेसिक्स बातें मैंने आपको बताई थी। थ्री सेक्टर में क्या होगा, गवर्नमेंट आ जाएगा। गवर्नमेंट का आने का रूल क्या है? गवर्नमेंट आपको दिखाता है स्टेबिलिटी इन दी इनकम एंड दी आउटपुट, स्टेबिलिटी दिखाता है। देन फोर सेक्टर इकोनॉमी में आपका फॉरेन आ जाएगा, फॉरेन कंट्रीज। इसमें क्या होगा, आपके जो है कि हाउस होल्ड और फर्म रहेगा। फाइनेंशियल मार्केट जो कि गवर्नमेंट की एक एंटिटी रहेगी, मतलब गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी, और प्राइवेट फाइनेंशियल मार्केट भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, बस आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पेमेंट्स ये सब रहेगा। इसमें फॉरेन कंट्री आने की वजह से आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो है कि यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। और गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे देखिए, एक्सपोर्ट टू द मैन पावर, इससे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। यहीं पे दो चीज बताई थी, इंजेक्शन और लीकेज। लीकेज का मतलब क्या हो गया, विड्रॉ हो रहा है फंड, और इंजेक्शन का मतलब ऐड हो रहा है फंड। और ये सब चीजें आपको प्रीवियस क्लास से रिकॉल हो जानी चाहिए। फिर टैक्स इम्पैक्ट, इंसिडेंट। इम्पैक्ट क्या होता है? इनिशियल बर्डन होता है। इंसिडेंट क्या होता है? अल्टीमेट बर्डन होता है, कि किस पे जो है कि पूरा बर्डन पड़ रहा है।
फिर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस मीन्स इनिशियल और अल्टीमेट बर्डन दोनों ही सेम पर्सन पे रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई स्वीट हाउस है लाइक अग्रवाल स्वीट हाउस, तो इसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंट दोनों पड़ेगा जब वो जीएसटी को भी हमसे कलेक्ट करके टैक्स देगा, जो है कि ऑल ओवर ईयर भी टैक्स देगा। देन इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट में आपका जो है कि इम्पैक्ट और इंसिडेंट अलग अलग पर्सन पे होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो मैंने जो कुछ खरीदा तो मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्स है, मेरे पास जो है कि इंसिडेंट है कि मैंने बस जीएसटी पे की, बट यहाँ पे जो है कि इनको डायरेक्ट टैक्स भी देना है और इनडायरेक्ट भी देना है, तो इनके पास इम्पैक्ट है। तो ये चीज़ है कि आप ब्रीफली देखेंगे। देन प्राइस कॉन्सेप्ट समझाया था, व्हाट इज द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कुछ नहीं है, बस आपके फैक्टर कॉस्ट में जो फैक्ट्री से चीज़ें बन के आई हैं उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे, मतलब आपको इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना होगा, सब्सिडीज घटानी होगी, तो वो हमारी क्या होती है, मार्केट प्राइस होती है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्ट्री में बन के चीज़ें तैयार हैं, अब वो तो वहाँ पे जो है कि आपको उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने होते हैं। यहाँ पे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे, अगर ये ब्रैकेट है ये पॉजिटिव रहता है, ये माइनस रहता है, तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव हो जाता है और सब्सिडीज ऐड हो जाती हैं। और आपने जो है कि थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्सक्लूड ऑल सब्सिडीज, ये सब्सिडाइज इकोनॉमी की बेसिस पे लिखा गया है, बट इसमें सब्सिडीज इंक्लूड होती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा। देखिए यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट में इट एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेज और इंक्लूड करता है सब्सिडीज, ये क्योंकि जीडीपी बेसिस फॉर्मूला है, और ये मैंने सब्सिडाइज इकोनॉमी और ये सब बताया होगा। देखिए सब्सिडाइज इकोनॉमी में आप सब्सिडी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जीरो सब्सिडी है या हाईली टैक्स इकोनॉमी है, दैट्स वाई इट इज रिटन हियर, यहाँ पे जो है कि एक्सक्लूड करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें बेसिकली आपको क्लियर हुई होंगी। देन यहाँ पे जितने भी एग्रीगेट्स थे वो मैंने समझाया था, और ये पहला क्वेश्चन आएगा तो भी हम इसको समझेंगे। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है कि आपको रिवाइज हो गई होंगी, और ये मैंने चार्ट आपको अच्छे से समझाया था। बस एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्या, जीडीपी इज द मेन टर्म। अब जीडीपी से जीएनपी बनाना है, तो बस ये डी से एन कन्वर्जन जो है, इसके लिए क्या करते हैं हम, नेट फैक्टर फ्रॉम दी अब्रॉड, जो हमारा नेट फैक्टर इनकम है अब्रॉड से उसको ऐड कर देते हैं। अब इसी जीडीपी से हमें एनडीपी बनाना है, इस जी को एन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये जो है कि बेसिक फंडा याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए दो बेसिक होंगे, क्या, नेट फैक्टर इनकम अपलोड करेंगे तो जीडीपी से क्या बनेगा, जीएनपी बनेगा। ठीक, और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो जीडीपी से क्या बनेगा, आपका एनडीपी बनेगा। अब इसी इसमें से जो है कि देखिए, अब जो जीएनपी है इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एनएनपी बन जाएगा। तो यही सब चीजें देखिए लिखा हुआ, डेप्रिसिएशन, जीडीपी में नेट इनकम अपलोड जोड़ा था और जीएनपी बन गया, इसमें से आपने डेप्रिसिएशन हटाया तो एनएनपी बन गया। और फिर जो मार्केट प्राइस और आपका जो है कि फैक्टर कॉस्ट का गेम है, इसमें क्या है, आपकी अगर जीडीपी मार्केट प्राइस पे है तो ठीक, वहाँ पे जीडीपी एट दी फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे हम, जो है कि अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं। मार्केट प्राइस में क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा, हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। तो ये जो है कि बेसिक सी चीज़ आपको मैंने समझाई थी, और यहीं पे फिर आपको ये टेबल बना के पूरा दिखा दिया था। देखिए यहाँ पे सब है, यहाँ पे जीडीपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट में जो है कि आपका मार्केट प्राइस में से बस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा देना है। मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करेंगे तो बस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होने चाहिए, नथिंग एल्स इज गाइस, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, और सारी चीज़ें जो है कि स्मूथली कवर होंगी। तो आइए अब सेशन को ब्रीफली स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली। पहला क्वेश्चन हमारा जो है कि कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, लेट मी इंक्रीज द, हल्का सा साइज हटा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ही क्वेश्चन जो है कह रहा है कि आपका टर्म जो है नेशनल इनकम रिप्रेजेंट, नेशनल इनकम क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जी एन पी एट दी मार्केट प्राइस। तो मैंने आपको बताया नेशनल इनकम सिंपल सी बात है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट दी फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक, यही हमारा आंसर होगा, और इसमें जो है कि काफ़ी चीज़ें होंगी, इसको कैसे ओपन करना है उस हिसाब से जो है कि देख लेंगे। पहला देखिए कि पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस में से माइनस डेप्रिसिएशन। अगर जीएनपी मीन्स इसी कह रहा है जीएनपी एट दी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये क्या बन जाएगा, एनएनपी एट दी, एनएनपी एट दी मार्केट प्राइस बनेगा। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो ये नहीं होगा। फिर कह रहा है कि जीएनपी, यहाँ पे क्या कर रहा है, जीएनपी एट दी मार्केट प्राइस मीन्स जीएनपी एट दी मार्केट प्राइस माइनस करना है डेप्रिसिएशन, उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दो, और क्या कर रहा है, प्लस कर दो नेट इनकम फ्रॉम दी अप्रोड, ये नेट इनकम फ्रॉम दी अप्रोड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका यहाँ पे एनएनपी एट द मार्केट प्राइस। अब इसमें जो है कि नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड जोड़ेंगे तो ये पहले से ही जो है कि नेशनल प्रोडक्ट है। ठीक, यहाँ पे तो जीडीपी तो है नहीं, डी तो है नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। देन जो है, देन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, हमारा सी ऑप्शन कह रहा है कि
जीएनपी एट द मार्केट प्राइस, मीन्स जो है कि आपको जीएनपी एट द मार्केट प्राइस दिया है और कह रहा है माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एनएनपी एट द मार्केट प्राइस बन जाएगा ये। ठीक, ये जीएनपी एट द मार्केट प्राइस, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि जी से डेप्रिसिएशन गया तो हमारा नेट बन जाएगा कि ग्रॉस से नेट आ गया। अब कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज भी आप इसमें से माइनस कर दीजिए, मतलब कि टोटल मार्केट प्राइस में से आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे तो क्या बन जाता है, ये हमारा कहलाता है आपका एनएनपी एट दी फैक्टर कॉस्ट, और यही हमारा नेशनल इनकम का मेजर होता है। तो सी इज दी अवर करेक्ट आंसर। देन कह रहा है कि जीएनपी एट दी मार्केट प्राइस, इसमें से नेट इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड घटा दो, तो ये जो है कि कुछ नहीं बनेगा आपका, जो है कि इसमें से आपका ग्रॉस नेशनल, तो ये जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा, जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस बन जाएगा, तो ये गलत है। तो आई होप इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो थम्स अप करेंगे आप, और जो है कि लाइक सेक्शन, जो है कि लाइक बटन टच करके या कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको एक डिस्कशन कैसा लगता है। विद दिस आइए देखते हैं, ये देखिए आप ये टेबल दिया है कि टर्म नेशनल इनकम होता है वो जो है कि हमारा जीएनपी एट दी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इन डायरेक्ट टैक्सेस और ये सब करते हैं, तो इसे हमने नेट नेशनल इनकम बोलते हैं। बेसिकली क्या है, फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम क्या होता है ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मेंशन है, नेशनल इनकम इज नथिंग एल्स बट एनएनपी एट दी फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। अब ये सब पूरा चार्ट है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको पहले से ही वो पूरा चैप्टर समझा रखा है, मीन्स आपको जो नेशनल एग्रीगेट समझाए थे उसे मैं एक बार बस रिवाइज करा देता हूँ। देखिए यहाँ क्या है, जीएनपी एट दी मार्केट प्राइस, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा रहे हैं, तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटेगा तो जीएनपी रहेगा, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ही रहेगा, बट ये फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। ठीक, अब जीएनपी एट दी फैक्टर कॉस्ट में से आपका जो है कि नेट इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड घटा देंगे तो ये जीडीपी एट दी फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक, चीजों को समझिएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस में है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया जा रहा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा तो जीएनपी क्या बन गया, फैक्टर कॉस्ट का बन गया। ठीक, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से हमने नेट इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड घटा दिया तो जीडीपी एट दी फैक्टर कॉस्ट बढ़ गया, और इस फैक्टर कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो एनडीपी एट दी फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। अब इसको मैं रिवर्स ले जाऊं, हमारे पास जीडीपी एट दी फैक्टर कॉस्ट है तो यहाँ पे नेट इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, जीएनपी एट दी फैक्टर कॉस्ट। इसमें जो है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कि ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जीएनपी एट दी मार्केट प्राइस। ठीक, ये यहाँ पे माइनस को अगर प्लस करेंगे तो हमें एरो भी चेंज करने पड़ेंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ये साइकिल इधर की समझ में आ गई। देन देखिए क्या है, आपका एनडीपी एट दी फैक्टर कॉस्ट है। अब इस एनडीपी एट दी फैक्टर कॉस्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, इसको वापस ले जाएंगे तो ये हमें प्लस करना पड़ेगा, ऊपर से ही समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जीडीपी जीएनपी एट दी मार्केट प्राइस है, इसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो ये जीएनपी है ग्रॉस नेशनल, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट दी मार्केट प्राइस बनेगा। इसमें जो है कि आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आपका नेट इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड, माइनस करेंगे तो एनडीपी एट दी मार्केट प्राइस बन जाएगा। ठीक, कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए एनडीपी है, एनडीपी में हम लोग जो है कि प्लस कर रहे हैं एनएफआईए, तो ये क्या बन जाएगा, एन से एन बन जाएगा, डी से हम लोग जो है कि नेट नेट से नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो सारी इनकम फ्रॉम द अब्रॉड जोड़ देंगे, तो वही चीज कर रहा है। इसमें से अगर हम नेट इनकम अब्रॉड घटा देंगे तो नेशनल में से हमारे पास ग्रॉस आ जाएगा, तो बस यही चीज कहानी है। तो यहाँ पे ये चीज भी आई होप इसी तरीके से क्लियर हो गई होगी। फिर बचता है क्या, आपका जीएनपी एट द मार्केट प्राइस। अब जीएनपी एट द मार्केट प्राइस में से अगर नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड घटाओगे तो जीडीपी एट द मार्केट प्राइस आ जाएगा, और ये जीडीपी एट द मार्केट प्राइस में से आप डेप्रिसिएशन घटाओगे तो एनडीपी आएगा। इधर से भी देखिए यहाँ पे जो है कि जीडीपी एट द मार्केट प्राइस में से हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाए हैं तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। बस ये जो है कि चार्ट आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, ये जो है कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी। बस इतना याद रखना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आ रहे हैं तो क्या करना होगा, इसमें से जो है कि आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कि घटाने होंगे। एक नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये याद रखना है, फैक्टर कॉस्ट से जो है कि मार्केट प्राइस में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देना है। ठीक, हमने नेशनल से डोमेस्टिक में आना है, मतलब डोमेस्टिक से आपका जो है कि जीडीपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में आना है तो नेट इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड ऐड करना है। अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो नेट इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड माइनस करना है। उसके बाद जो है कि ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आई होप ये चीज अब आपको कभी नहीं भूलेंगे और ये चीज क्लियर भी हो गई होगी। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है कि एनएनपी है फैक्टर कॉस्ट पे, ये किसके इक्वल है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे किसके इक्वल होगी, सिंपल सी बात, नेशनल इनकम के इक्वल होगी, जस्ट मैंने आपको समझाया। बाकी जीएनपी एट दी फैक्टर कॉस्ट है, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये हमारा मार्केट प्राइस वाला सीन बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे जीएनपी एट दी फैक्टर कॉस्ट में से आप ऊपर से जो है कि इस चीज को ये याद रखिएगा, हमेशा इस चीज को याद रखना है गाइस, कहाँ गया,
इस चीज़ को याद रखना है। फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा रहे हैं, ठीक। तो ये हमेशा याद रखना है। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाते हैं, ठीक। तो याद रखना है यहाँ पे जो है कि क्या होगा, मार्केट प्राइस रहता तब ये जो है कि आपका सही बनता, क्या बनता, अगर इसको यहाँ पे मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देते तो जीएनपी एट दी फैक्टर कॉस्ट ये बन जाता। देन क्या है, जीएनपी एट द मार्केट प्राइस से नहीं इक्वल होगा डिस्पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और डिस्पोजेबल इनकम मैंने समझाई थी, बहुत ही बड़ा है। डिस्पोजेबल इनकम तो क्या होता है, यहाँ पे पर्सनल इनकम में से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, पर्सनल इनकम में से आप जितने भी नॉन टैक्स पेमेंट है, नॉन टैक्स पेमेंट, और जो है कि आपको जितने भी टैक्स पेमेंट है, मतलब पर्सनल टैक्स पेमेंट है, उनको जो है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा आता है। ये मैंने आपको जो है कल ब्रीफली बताया था कितना, कि पर्सनल इनकम में से अगर आप जो है कि पर्सनल टैक्सेस, मतलब पर्सनल टैक्सेस और जो है कि नॉन पेमेंट टैक्सेस घटा देंगे। नॉन पेमेंट टैक्सेस का मतलब जो होता है आपकी फीस हो गई, आपके जो है कि फाइन्स पेनल्टी हो गए। पर्सनल टैक्स का मतलब होता है आपकी इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो दिस इज कॉल्ड दी आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक। यहाँ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू पी आई, ये पर्सनल डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल्स टू पी आई माइनस दिस होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। फिर सेम क्वेश्चन है, नेशनल इनकम क्या होगा, एनएनपी एट दी फैक्टर कॉस्ट होगा। तो देख लीजिए इसमें से एनएनपी एट दी फैक्टर कॉस्ट हमारा आंसर होगा। फिर एनएनपी एट दी मार्केट प्राइस दिया है, एनएनपी एट दी मार्केट प्राइस क्या होगा। अब देखिए मार्केट प्राइस है तो फैक्टर कॉस्ट में से क्या घटाएंगे, ठीक। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एनएनपी के टर्म में नहीं, यहाँ पे दिया है जीएनपी में से, ठीक। क्या क्या है, जीएनपी एट दी मार्केट प्राइस में से नेट इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड घटा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, नेट जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस बन जाएगा ये तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर जीएनपी एट दी आपका जो है कि जीएनपी एट दी मार्केट प्राइस में से ट्रांसफर पेमेंट घटा रहे हैं। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे वैसे ट्रांसफर पेमेंट जो भी हम रिमिटेंसेज ये सब देते हैं उसको घटा रहे हैं, तो ये एक कंपोनेंट घटाया जा रहा है, तो इससे जो है कि कुछ नहीं होगा। देन आपको कह रहा है जीएनपी एट दी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन घटा रहे हैं, तो यस ग्रॉस से हमारा नेट बन जाएगा, तो ये एनएनपी एट दी मार्केट प्राइस बन जाएगा। ये सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो है कि कह रहा है कि जीएनपी एट दी मार्केट प्राइस में से सब्सिडीज हटाना, नथिंग एल्स, इससे जो है कुछ नहीं मिलेगा। सब्सिडी नहीं, आपको जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी घटाते तब आपको जीडीपी एट दी फैक्टर कॉस्ट मिलता। तो यहाँ पे आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। देन कह रहा है कि नेशनल इनकम है किसके बराबर होती है, तो यहाँ पे देखेंगे नेशनल इनकम एनएनपी एट द मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज है, तो ये क्या हो जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ये सिंपल सी बात है, क्या है, ये है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये क्या बना देगा, एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट बना देगा, सिंपल सा, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या करेक्ट है इनसे, तो आइए देखते हैं क्या करेक्ट है। कह रहा है एनएनपी एट दी, एनएनपी है वो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जीएनपी माइनस कर दो। यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे ग्रॉस से नेट बटा डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट कह रहा है आपका एनएनपी है, एनएनपी, ठीक। जीडीपी में नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड ऐड कर दो, तो जीएनपी में नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये जीएनपी बन जाएगा। जीडीपी में एनआईएफ ऐड करेंगे तो जीएनपी बन जाएगा, और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो वापस एनएनपी बन जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आंसर क्या होगा, बोथ दोनों ही करेक्ट है, इसमें तो नन ऑफ द अबव का कोई रूल ही नहीं रहा। ये सब यहाँ से देख लेंगे, इस चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। फिर नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इट्स टाइम इज इक्वल्स टू, एक किसी कंट्री की नेशनल इनकम है गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या होती है, ये होती है मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। ये हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी गलत क्यों है ये भी देख लीजिए। करेक्ट, टोटल गुड्स ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स, तो खाली नेशनल्स होगा, नहीं। यहाँ पे नेशनल इनकम में क्या है, एनएनपी है। एनएनपी का मतलब हो गया इसमें बाहर से भी नेशनल प्लस जो आउटसाइड रिसाइडिंग द कंट्री है, आउटसाइड रिसाइडिंग कंट्री उसको भी इंक्लूड करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। फिर कह रहे हैं सम ऑफ द टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कह रहा है कि सी प्लस आई, मतलब कंजम्पशन हुआ और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इसी के टोटल को हम नेशनल इनकम कहते हैं, तो ये भी गलत है। कह रहा है कि पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, तो पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स को नेशनल इनकम का एग्रीगेट करेक्टली नहीं माना जाता है, तो ये भी हमारा गलत है। ये सही है सबसे, कि मनी जो है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी प्रोड्यूस हुई है, फाइनल गुड्स सर्विसेज की जितनी भी, उसको हम लोग जो है कि नेशनल इनकम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लेंगे, स्पेसिफिक पीरियड टाइम रहना चाहिए, इसको रिलीज कौन करता है, एनएसओ, इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। क्वेश्चन आएगा तो एनएसओ कैसे जो कि आया था, पहले हमारे पास सीएसओ था, फिर सीएसओ से हमने जो है कि एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई, बीच में इवॉल्व होते होते बनी मिनिस्ट्री एमएसपीआई बनाई, उसी साल जो है कि आपका एनएसओ आया, फिर इन दोनों को लेटर मर्ज करके बना दिया गया क्या, एनएसओ बनाया गया है। ये मैं अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें टाइमलाइन बताऊंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आया कि इन एन ओपन इकोनॉमी
नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई से। इसमें CIGX है, स्टैंड फॉर द कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है। एक्स को एक्सपोर्ट कहते हैं, एम को इम्पोर्ट करते हैं। तो आइए इसको जो है कि मैं समझाता हूँ। ये नथिंग एल्स बट दिस क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, मेथड ऑफ क्या, कैलकुलेटिंग जीडीपी। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी चीज मैंने कल कही थी कि आपको क्वेश्चन आएगा तो पढ़ाऊंगा। तो इसको जो है कि थोड़ा सा ब्रीफली गाइस पढ़ेंगे आप लोग। ठीक, यहाँ पे जो है कि हेडिंग डाल सकते हैं आप। यहाँ पे हेडिंग कर लीजिए अपनी जीडीपी कैलकुलेशन मेथड। ठीक, देखिए जीडीपी जो है कि बेसिकली जो है कि तीन तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब वो तीन तरीके क्या हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के? द फर्स्ट वन इज योर आउटपुट मेथड। पहला क्या है? द फर्स्ट वन इज द आउटपुट मेथड। द सेकंड वन इज द इनकम मेथड। सेकंड वन क्या है? इनकम मेथड है। एंड द थर्ड वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, इसको समझाऊंगा मैं। थर्ड वन इज द एक्सपेंडिचर मेथड। ये थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में रहेगा क्योंकि इसी से करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। और लेटर ऑन मैंने देखिए कल आपको दो एग्रीगेट्स पढ़ाए थे, क्या, क्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक, ये मैंने पढ़ाया था ना आपको, क्या पढ़ाया था? ग्रॉस वैल्यू एडिशन पढ़ाया था, जिसमें बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस पे चीजें बताई थी। ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट द बेसिक प्राइस एंड द मार्केट प्राइस। तो हुआ क्या था कि जो ये एक्सपेंडिचर मेथड है इसमें भी कुछ कमियां थी, तो यहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक ने एक मेथड निकाला कैलकुलेट करने का जीडीपी, वो यूज होता है, आगे क्वेश्चन भी आएगा। यहाँ पे सम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, इसी को जो है कि सम ऑफ नेशनल अकाउंट्स को ही क्या कहते हैं हम लोग? ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड कहते हैं। मैं एग्रीगेट्स में दिखा देता हूँ आपको, ये चार्ट होगा कहाँ पे, लेट मी शो यू दिस वन। यहाँ पे देखिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस क्या होता है? जीडीपी एट द मार्केट प्राइस होता है। इसमें नथिंग एल्स बट ये भी मैं आपको अभी इसमें बता दूंगा कि क्या चीज़ है कि इसको कंसीडर किया गया। यहाँ पे सारे भी जितने प्रोडक्ट और प्रोडक्शन टैक्स है, मीन्स प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडीज है, जो भी है प्रोडक्ट सब्सिडीज और प्रोडक्शन सब्सिडीज, इसको जो है कि प्लस माइनस करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और यही मेथड जो है कि जीएबी वाला ही, जीएबी एट द बेसिक प्राइस जो है कि हम वाइडली यूज कर रहे हैं अपने कैलकुलेशन जीडीपी में। क्वेश्चन है, आगे समझाएंगे, पर अभी जो है कि बेसिक चीजें ये समझिए कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी मेथड। जो तीन मेथड हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। तो पहला मेथड कहता है भाई आउटपुट मेथड। इसमें सिंपल सा मेथड, एक फॉर्मूला है, मतलब जीडीपी कैलकुलेट करने का, कि समेशन ऑफ द ऑल वैल्यू एडिशन एट ऑल स्टेजेस। अब इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। जितना भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है सारे स्टेजेस पे, उसको हम आउटपुट मेथड कहते हैं। बेसिक सा एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल रहेगा। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, ठीक, इंसान, या इसको कह सकते हैं फार्मर। फार्मर के पास देखिए जीरो इनकम थी, जीरो ये सब था। इसने इनपुट लगाया, ठीक, यहाँ पे इन्होंने जो है कि एग्रीकल्चर किया। ठीक, एग्रीकल्चर करके इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? वीड प्रोड्यूस किया। ठीक, वीड प्रोड्यूस करके इन्होंने इसको जो है कि फॉर एग्जांपल एक एक यूनिट जो है कि मिलर को बेचा। ठीक, अब ये मिलर भाई साहब क्या करेंगे? इसको जो है कि आटे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, आटे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन होगी, 0.5 मान लीजिए, जो भी उसकी होगी मिलिंग करने में, पिसाई विसाई करने में, जो है कि गेहूं को जो है कि आटा बनाने में जो है कि काम लगा। तो मिलर ने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया? इसको फ्लोर में, फ्लोर में कन्वर्ट किया। फिर ये फ्लोर जो है कि कहाँ जाएगा? ये फ्लोर जो है कि आपका आटा जो है कि बेकरी में जाएगा। बेकरी वाले क्या करेंगे? इसमें और वैल्यू ऐड करेंगे, तो इसको क्या बना देंगे? इसको जो है कि बेकरी में जो है कि इसका केक बनेगा, पेस्ट्री बनेगी, जो भी बनेगा, इससे ब्रेड केक वेक जो भी बन रहा है। तो ये हमारा जो है कि 0.5 का और वैल्यू एडिशन हो गया। यहाँ पे जो है कि 0.5 का और वैल्यू एडिशन हुआ। यहाँ पे 0.5 का वैल्यू एडिशन हुआ। ठीक, तो ये दो हो गया। फिर ये केक जो है कि कैफे में जाएगा, कैफे में जा रहा है। ठीक, ये केक कहाँ गया? कैफे में। कैफे में जो है कि ये केक खाया गया। ठीक, यहाँ पे जो है कि दूसरा पर्सन बैठा है, एक एस्पिरेंट बैठा है, उसको केक खाने का मन किया तो वो कैफे में गया, तो उसने एक केक खाया भाई 2.5 का, तो इसने जो है कि और 0.5 जो है कि वैल्यू एडिशन कर दिया। तो ये जो है कि सिंपल से कहता है कि वैल्यू एडिशन हुई है सारे स्टेजेस पे, मतलब ये 1 प्लस 0.5 यहाँ का, फिर 0.5 यहाँ का, और 0.5 यहाँ का। तो हमारी जो जीडीपी होती है वो जो है कि 2 कहलाएगी। तो यहाँ पे जीडीपी 2 कहलाएगी। तो यही है आपका क्या? समेशन मेथड, मतलब कि आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड क्या है? समेशन ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो है कि हमारा क्या दे देता है? समेशन दे देता है। हाँ, इसमें नथिंग एल्स, इतना ही है। जीडीपी सिंपल सी ये रहेगी, और ये छोटा सा एग्जांपल है। और वाइडर टर्म पे करें तो बहुत टाइम टेकिंग है, मतलब एनएसओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी ये सब कैलकुलेट कर रही है उसकी एकदम मतलब करते हैं तो हाँ, तीनों मेथड से कैलकुलेट होती है, पर बहुत टाइम टेकिंग है, इस पर और कोई कमेंट नहीं करूंगा मैं। तो ये बहुत ही बेसिक मेथड है। देन आता है इनकम मेथड। मैंने बताया था इसमें जो है कि क्या होता है, आपके जो फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम थी कौन सी? 4, बस उनका समेशन कर देंगे, जितनी भी फैक्टर इनकम है, समेशन ऑफ दी आपका
रेंट प्लस वेजिस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, जो भी आपका जो है कि लैंड से रिवेन्यू आ रहा है, यहाँ पे लैंड से रेंट आ रहा है, आपका जो है कि पर्सन से जो है कि वेजेस आ रहे हैं, इनकम आ रही है, ये आ रहा है, बस हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, और एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट आ रहा है, पेमेंट से इंटरेस्ट आ रहा है, तो नथिंग एल्स। बस इसमें जो है कि इतनी चीज़ें हैं, इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। फैक्टर इनकम में कुछ नहीं है, यही हमारी जीडीपी होती है, सारे जो है कि सबमिशन कर देना। फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसमें जो है कि थोड़ी सी कहानी है, आपने सिंपल सा फॉर्मूला तो जान लिया होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला जो है कि आप जानते हैं क्या, यहाँ बुक्स में लिखा रहता है कि यहाँ पे जो भी आपकी सबमिशन होंगी, सबमिशन कर लेंगे इसका सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक, ये सिंपल सा फॉर्मूला दिया होता है, मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और जो है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है कि आ जाता है क्या, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट की जा सकती है। बट एनी हाँ, यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा जो है कि चीज़ें कंपोनेंट आप नोट करेंगे, जो मैं आपको नोटिंग करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कंपोनेंट है पहला आपका क्या, लेट मी राइट हेयर। तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा इसको एनक्लोज करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंपोनेंट जानते हैं, पहला कंपोनेंट होता है आपका सी, जिसे कंजम्पशन लिखता हूँ मैं। ठीक, कंजम्पशन सी। तो इसमें जो है कि देखिए आपका आता है, एक आपने टर्म सुना होगा पी एफ सी ई। अब ये पी एफ सी क्या है, पी एफ सी होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं ये याद रखना ना, ये कंपोनेंट पूछ ले जाता है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पी एफ सी। इसमें जो है कि आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये कंसिस्ट ऑफ। ठीक, ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, पहला करेगा सर्विसेज। ठीक, अब ये सर्विसेज में आपकी क्या क्या जाती हैं, आपका एजुकेशन आ जाएगा। ठीक, हेल्थ सर्विसेज हो गई, और भी बहुत सारी सर्विसेज है, एंटरटेनमेंट सर्विसेज हो गई, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है इकोनॉमी में, ये सब आता है। ये सब किस में आता है, कंजम्पशन के प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन पूछ ले, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पी एफ सी ई, तो उसमें सर्विसेज आ रही हैं, सर्विसेज में एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल हो गए, फिर जितनी भी चीज़ें हो गई, हेल्थ से हो गया, आपका फूड हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, जितनी आपकी सर्विसेज एज्यूम कर सकते हैं सारी यहाँ कैलकुलेट की जाती हैं। ये सब क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। देन नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जितने भी नॉन ड्यूरेबल गुड्स है वो प्राइवेटली आप यूज करते हैं, जैसे आपकी क्लोथिंग हो गई, कल मैंने बताया था नॉन ड्यूरेबल क्लोथ होते हैं। शूज हो गए, आप जो प्राइवेटली खाना खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, अपनी टी कॉफी पी रहे हैं, अपने घर में जो है कि अपनी एक प्राइवेट चेयर खरीद रखी है, कुर्सी खरीद रखी है, मेज खरीद रखा है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप्स है, ये सब कुछ ड्यूरेबल गुड्स में भी आते हैं। ठीक, यहाँ पे मेनली आपके जितने भी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल गुड्स हैं, ये आपके कितने प्राइवेट कंजप्शन में आते हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, है ना, बाइक हो गई, एंड ईटीसी, जितने भी चीज़ें हैं आप एज्यूम कर सकते हैं। तो ये कंजम्पशन के प्राइवेट, अगर पूछ ले आपसे कंपोनेंट, क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब बताइए कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंजम्पशन में आता है, तो उसके ये तीन कंपोनेंट मेनली आपको याद रहने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक, यहाँ पे कहानी आएगी अगली इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट में देखिए सीधी सी बात है, आई से रिप्रेजेंट करते हो, पर इसमें जो है कि आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें आपने एक टर्म सुना होगा जीसीएफ। अब ये जीसीएफ क्या है, जीसीएफ इज द ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन किस चीज का कंसिस्ट करता है, इसको जो है कि नोट डाउन कर लेंगे। इट इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए दो चीजें होती हैं, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, मैं आपको जो कि 6 वेरिएबल बताऊंगा, उससे से आपका काम हो जाएगा। तो पहला है, जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है मशीनरी, आपके मशीनरी के एंड इक्विपमेंट पे जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हमारा जीसीएफ में आता है। ठीक, जीसीएफ में आता है, जैसे लाइकवाइज जितने भी मशीनरी इक्विपमेंट हो गए, तो फॉर एग्जांपल आप जो है कि कैमरा हो गया, है ना, एसी हो गया, कुछ भी देख सकते हैं, जैसे आपका जो है कि आप जिस मोबाइल डिवाइस पे देख रहे हैं, ठीक, आपके लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट हो गई। और बाकी इंडस्ट्रीज में जो भी चीज़ें हैं, आपके लेथ मशीन वगैरह वगैरह जितनी भी मशीनें हैं, वो मशीनरी और इक्विपमेंट में जितने भी हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। देन नेक्स्ट है इसमें आपका गवर्नमेंट की जितनी एक्सपेंडिंग है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। ठीक, ऑन इंफ्रा क्रिएशन, जो गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रहा है इंफ्रा क्रिएशन पे, दैट इज कॉल्ड आल्सो द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है नेक्स्ट है आपका प्राइवेट, क्या, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर मैं पूरा नहीं लिखूंगा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन दी
इंफ्रा क्रिएशन, अब ये प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रा क्रिएशन, ठीक, एक देख रही है मैंने बताया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक प्राइवेट एक्सपेंडिचर, दोनों ही इंफ्रा क्रिएशन पे है, दोनों ही क्या है? इंफ्रा पे। तो गवर्नमेंट वाला हो गया तो आपकी जो है कि रोड्स रहेंगी, ठीक, रेलवेज रहेंगी, ठीक, रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, ये सब क्या है? गवर्नमेंट ओन यूटिलिटी है। आपको पब्लिक सर्विसेज जो यूटिलिटी दे रही है, जो पब्लिक यूटिलिटी है, वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो गया। प्राइवेट में क्या हो गया? अब प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपकी कुछ रोड्स पूरी ही गवर्नमेंट हैंडल कर रही हैं, बट कुछ रोड्स होती हैं जो कैसे बन रही है आजकल डालने हैं, ट्रिपल पी मॉडल पे बनती है। मीन्स यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है, यहाँ पे जो है कि प्राइवेट पार्टनरशिप है। मीन्स यहाँ पे क्या है आपका एक मॉडल है, पढ़ते हैं पीएटी, परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड मॉडल है, ठीक, ये सब इकोनॉमी में आगे चीजें पढ़ेंगे। तो क्या होता है बेसिकली, कोई प्राइवेट कंपनी जो है कि रोड बनाएगी, ठीक, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेगी, गवर्नमेंट उसको लीज पे देगी कि भाई इससे आप जो है कि टोल क्रिएशन कीजिए, टोल टैक्स हो गया या इसका जो है कि क्रिएशन करेंगे, आपको मान लीजिए 10 साल के लिए या 20 साल के लिए आपको जो है कि ओवर हैंडिंग मिलेगी। इस 20 साल में आप प्रॉफिट जनरेट करके अपना जो है कि कंजम्पशन जो है कि जितना भी आपने जो है कि इन्वेस्टमेंट किया है वो निकालेंगे, फिर ये ओन कर देंगे वापस से गवर्नमेंट टीटीडी हो। तो यही जो रोड्स हमारे ट्रिपल पी मॉडल पे बनती है, उनको भी हम क्या कह सकते हैं? प्राइवेट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे ब्रीफली। बाकी एयरपोर्ट्स हो गए, ठीक, आपने जानेंगे कि बहुत सारे जो है कि प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं, जैसे आप देखते हैं गवर्नमेंट एंटिटी एयरपोर्ट्स गाय देखने को मिल रही है, जैसे आपकी इंडिगो हो गई, अकाशा एयर्स हो गया, ये सब क्या है? प्राइवेट ओन एंटिटी है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट कर रहे हैं हमारे इंडिया में। तो ये सब चीज़ें जो है कि आपके प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। बाकी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई होटल हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, ठीक, लाइकवाइज जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई विला हो गया, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो प्राइवेट एंटिटी है। आपके गोल्फ कोर्स हो गए, ये गवर्नमेंट तो है नहीं, बट ये कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो ये सब जो है कि हमारे प्राइवेट एक्सपेंडिचर में आते हैं। देन आता है आपका रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये भी आप घर मकान बना रहे हैं तो ये सब हमारा क्या है? रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में आता है। देन आता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन दी प्रीसियस स्टोन एंड मेटल, ये भी देखिए ग्रॉस फिक्स है। आप जानते हैं बहुत से लोग रिंग्स पहनते हैं, बहुत से लोग मेटल्स हैं, ज्वेलरी बनवा रहे हैं, ये सब क्या है? एक्सपेंडिचर है प्रीसियस स्टोन्स और मेटल्स में। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत सारे जो एमरल्ड हो गए, ग्रीन कलर का स्टोन देखते हैं, एमरल्ड्स, ठीक, ये सब क्या है? हमारे प्रीसियस स्टोन है। तो यहाँ पे इन सब की भी हम लोग ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में कहते हैं। एक बार जो है कि खरीद लिया तो इसकी वैल्यू जो है कि बढ़ेगी या घटेगी जो भी हो, पर ये कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाता है। मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ का स्टोन खरीदा है तो इट्स बड़ी वैल्यू है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, आपकी जो भी क्या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक, ठीक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक, ये भी हमारा किस में आता है? आपका कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। ये मैं अभी जो है कि थोड़ा इलेबोरेट करके बता दूंगा, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। अब चीज क्या याद रखनी है? ये सब मैंने आपको क्या बताया? दीज ऑल आर दी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने दो चीज समझा दी आपको, दो चीज क्या समझाई? एक समझाया कंजम्पशन में आपका जो है कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक, जो कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और ब्रॉड कैपिटल फॉर्मेशन, ये सी और आई के दो कंपोनेंट है। ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में, और यूपी पीसीएस भी चांसेस है कि इसको पूछेगा। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। अब इसमें से देखिए 6 कंपोनेंट है ये। अब इसमें से जो शुरू वाले 4 हैं वो क्या कहलाते हैं? जी एफ सी एफ कहलाते हैं। अब ये जी एफ सी एफ क्या है? ये देखिए ग्रॉस, जी सी एफ का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ये ग्रॉस फिक्स्ड, ये एफ जो स्टैंड है वो फिक्स्ड के लिए है। ये फिक्स्ड रहता है, मीन्स आपका एक्सपेंडिचर ऑन दी मशीनरी, इंफ्रा क्रिएशन, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये एक बार बना दिया तो ये फिक्स रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। बट स्टोन और मेटल क्या है? ये घटते बढ़ते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक क्या है? ये घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, ठीक। अब जो भी आपका जीएफसी है ये 90 से 95% हमारा कंसिडर करता है इसका, ठीक, इसको जो है कि याद रखिएगा। ये जो है 90 से 95% ऑफ दी जीसीएफ यही रहता है। 5% जो है कि ये दोनों कंपोनेंट रहते हैं, 10 से 5% ये दो लोग रहते हैं। अब इसमें भी चीजें हैं कि चेंज इन स्टॉक क्या है? चेंज इन स्टॉक का मतलब हो गया सिंपली सा, जो भी आपकी वैल्यूज ऑफ दोज गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं, एक वैल्यू ऑफ क्या है? दोज गुड्स विच हैव बीन परचेज्ड, परचेज्ड हो गई है, बट नॉट येट सोल्ड। इसका मतलब क्या होता है? मैं समझा देता हूँ इसका ब्रीफली मतलब, आप जो है कि जानेंगे। ये सिंपल सा कह रहा है, जो भी आपका चेंज इन स्टॉक होता है, मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर है, एक कोई फाइनेंशियल ईयर इकोनॉमिक का मान लीजिए ईयर है, अभी हमारा जो है कि 26-27 ही है, या 25-26 का मान लेते हैं, 25-26 हो गया। इसमें किसी ने 100 यूनिट्स ऑफ दी स्टॉक खरीदा था।
अब 100 यूनिट स्टॉक जो है कि हर साल खरीद रहा है, बट इसने पिछले साल जो है कि 90 यूनिट ही बेची, इसके बाद 10 जो है कि बच गया। अब ये 10 बचा तो वो कहाँ रखेगा? अपनी इन्वेंट्री में रखेगा, ठीक। अब इन्वेंट्री में रखेगा तो यही है कि उसने परचेज तो कर लिया था, पर इसके बाद जो है कि सोल्ड नहीं हुआ, तो ये इन्वेंट्री में रहेगा, यही चेंज इन स्टॉक होता है। तो अगले साल इसके पास 110 यूनिट होंगी, ठीक। तो ये सिंपल सी बात है, ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, यही आपका चेंज इन स्टॉक होता है। तो आई होप इट इज क्लियर गाइस, ऑल्सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखेंगे। आपको ये दो कंपोनेंट मैंने आपको समझा दिए हैं। बाकी जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ये सिंपल सा है, क्या गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो भी आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, इसको एक मिनट, ये जी को आप लोग जो है कि सिंपल से यहाँ लिख लेंगे। जी क्या है? आपका जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है आपके गुड्स एंड सर्विसेज में, लाइक वाइज योर, जैसे एग्जांपल ऑल एक्सपेंडिचर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जीएस लिख दे रहा हूँ, आप इससे जूम कर लेंगे। जैसे आपकी सैलरीज हो गई, ठीक, सैलरीज हो गई, है ना। बाकी और क्या एग्जांपल दी, गवर्नमेंट सैलरीज देती है, अगर कोई पेंडिंग पड़ जाए तो वैक्सीन खरीद रही है, आपके जो सब्सिडीज दे रही है, ठीक, ये फॉर एग्जांपल है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है। ये सब स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, ठीक, स्कॉलरशिप्स हो गई, तो ये सब हमारा इसमें आएगा। फिर क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जानते हैं, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे एक चीज बस याद रखिएगा, इसको कहते हैं नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं, ठीक। नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं किसको? एक्स माइनस एम को। अगर ये जीरो हो गया, दिस वैल्यू बिकम्स द जीरो, तो ये क्या कहलाएगी? क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाएगी, ठीक है ना। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या रहेगा? जीरो, ये दोनों जीरो रहेंगे तो ये क्लोज इकोनॉमी, मतलब ये वैल्यू हट जाएगी। क्लोज इकोनॉमी में सी प्लस आई प्लस जी रहेगा, ठीक। क्लोज इकोनॉमी में क्या रहता है? सी प्लस आई प्लस जी। ओपन इकोनॉमी शो करता है, ओपन इकोनॉमी शो करता है, ओपन इकोनॉमी क्या शो करता है? कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है कि टेक प्लेस कर रहे हैं। अब ये जो है कि सरप्लस है कि जो है कि सरप्लस है या सरप्लस या डेफिसिट है, ये डिपेंड करता है इनकी वैल्यू पे। एक्स जो है कि ग्रेटर रहेगा कि एम जो है कि ग्रेटर रहेगा, तो ये जो है कि सरप्लस, और ये जो डिपेंड करेगा। ये चीज़ जो है कि कंपोनेंट हम बाद में पढ़ेंगे, जब डेफिसिट पढ़ेंगे, फिजिकल पॉलिसी पढ़ते हैं, फिजिकल पॉलिसी, तब इसको जो है कि एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आई होप जो है कि इतनी सारी चीज़ें आपको जो है कि बेसिकली तो समझ में आ गई होंगी गाइस, कि जीडीपी कैलकुलेशन के 3 मेथड हैं, ठीक। ये 3 मेथड समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे बस ये एसएनए वाला मैं मेथड थोड़ा बता दे रहा हूँ। मैंने कल आपको बताया था, इसका जो है कि बेसिक सा फॉर्मूला ही है, इसको बेसिकली देखेंगे। अभी आगे जो है कि बेस ईयर ये सब आएगा तो मैं समझा दूंगा। बेसिकली से देखिए, जो आपका जीएवी एट दी बेसिक प्राइस है, इसको जो है कि मैं मेंशन कर रहा हूँ, जीएवी एट दी बेसिक प्राइस, इसको क्या कहते हैं? आपका जितना भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है फैक्टर कॉस्ट पे, उसमें जो है कि प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्स, और जो है कि आपका प्रोडक्ट सब्सिडी है, मीन प्रोडक्शन टैक्स, और प्रोडक्ट की सब्सिडीज को घटा देते हैं, ठीक। इसी को हम लोग जीएवी एट दी बेसिक प्राइस कहते हैं। एंड जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस मैंने बताया था, देखिए क्या है? जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीएवी एट दी मार्केट प्राइस। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। यहाँ से देखेंगे, आपको एग्रीगेट दिखा देता हूँ कल का, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िएगा, आई होप समझ भी चीज़ें आपको आ रही होंगी। यहाँ क्या है? जीडीपी एट दी क्या है? जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस है, किसके बराबर है? जीएवी एट दी मार्केट प्राइस इसके बराबर है, जीएवी एट दी मार्केट, जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस के। अब यहाँ पे आपको बस ये ध्यान देना है, मी शो यू, जो ये जीडीपी एट द मार्केट प्राइस है, जीएवी एट द मार्केट प्राइस को सीधे क्या लगते हैं? ऊपर जो जीडीपी एट द ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, इसको जो है कि बस इलेबोरेट कर देना है। ये बन जाता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट द फैक्टर कॉस्ट, प्लस जितनी भी आपकी क्या, प्रोडक्शन टैक्स, ठीक, प्लस प्रोडक्ट टैक्स, ये रहेगा। उसमें से माइनस क्या करना है आपको? उसमें से सिंपल माइनस करना है जितना भी आपकी प्रोडक्शन सब्सिडीज, प्रोडक्शन सब्सिडीज प्लस, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स, ये दोनों ये आपस में प्लस होंगे, ठीक। प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स, और प्रोडक्शन सब्सिडीज और प्रोडक्ट सब्सिडीज, ये दोनों आपस में ऐड होंगी, और इनको ओवरऑल मीन्स जीएवी एट दी फैक्टर कॉस्ट में ये एंटिटी प्लस करनी है और ये एंटिटी माइनस करनी है, तो ये हमारा क्या बनता है? जीएवी एट दी मार्केट प्राइस बन जाता है। बस इतना ब्रीफली याद रखना है। आपको प्रोडक्ट टैक्सेस नहीं समझ में आ रहे होंगे तो ये देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेथड है, सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता जल्दी, मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आगे देखिए क्वेश्चन आएंगे, मैं दिखाऊंगा इसका यूज कैसे जो है कि आपके पीवाईक्यूज जो है कि इससे रिलेट करके पूछे गए हैं, ये बताऊंगा मैं। तो बस ये याद रखिएगा कि आपको जो है कि ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अभी जो कैलकुलेट हो रहा है वो जीएवी एट द मार्केट प्राइस पे ही जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है, ठीक। तो इसको आपको ब्रीफली याद रखना है। बाकी बेस ईयर ये सब जो है कि एडॉप्शन ऑफ दी एनएसए मेथड जो है कि 2015 में हुआ था, इसको लिख देते हैं, ये आगे भी बताऊंगा मैं। ये एडॉप्शन जो है एनएसए ईयर का, एडॉप्शन ऑफ दिस, है ना, इन
2015 में जो इसको अडॉप्ट किया गया था, ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। इसका बेस ईयर जो कि रिवाइज हुआ था, अभी करंटली बेस ईयर तो हमारा जो कि पहले देखिए जब ये हुआ था तो 2004-5 था बेस ईयर, फिर रिवाइज करके 2011-12 किया गया था। अभी जो है कि करंटली जो है कि 2022-23 जो है कि हमारा बेस ईयर हो गया है फॉर दी कैलकुलेटिंग जीडीपी। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो कि कुछ बेसिकली क्लियर हो गई होंगी। बाकी प्रोडक्ट टैक्सेस क्या है यार, प्रोडक्ट टैक्सेस जो है कि आपके जो भी एक्साइज ड्यूटी हो गई, वैट हो गया, एक जीएसटी हो गया, ये सब प्रोडक्ट है। प्रोडक्शन वाले क्या होते हैं, जो भी आपके स्टैंप ड्यूटी हो गई, ठीक, स्टैंप ड्यूटी हो गई, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गए, ये सब हमारे इसमें आते हैं। बाकी सब्सिडीज तो जान रहे हैं, सब्सिडीज लाइक सब्सिडीज जो भी आपको नॉर्मल सब्सिडाइज गवर्नमेंट करेगी, लाइक योर फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गया, ये सब सब्सिडी हमारी सब्सिडी कहलाती है। आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी गाइज। देन मूव करते हैं आगे। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देखिए आते हैं, पहले क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कराया नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या कहा था, आपको ये मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी पढ़ाऊंगा। तो 3 मेथड तो आप हमेशा बुक्स में देखते हैं, कौन कौन से आपके दिखते हैं मेथड, लेट इट क्लियर। यहाँ पे आउटपुट इनकम मेथड, ये दोनों सिंपल मेथड है, ठीक। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, C+I+D। इसमें जो है कि याद रखिएगा, PFC याद रखना है, GCF याद रखना है। देन इसके बाद SNA मेथड होता है। ये देखिए हमारे IMF और वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली इसको जो है लॉन्च किया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। और ये बस GAV एट द मार्केट प्राइस, GDP एट द मार्केट प्राइस के बराबर होता है। जो ये मार्केट प्राइस होता है, इसमें GAV एट द फैक्टर कॉस्ट में जितने भी प्रोडक्ट और प्रोडक्शन टैक्सेज हैं और सब्सिडीज हैं, उसको जो है कि माइनस कर देंगे। तो मतलब सीधी बात क्या है, मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट है, ठीक। फैक्टर कॉस्ट में क्या कर रहे हैं, आपका जो है कि बेसिकली फैक्टर कॉस्ट में माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बस यही चीज़ मैंने यहाँ पे कराई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा। इसमें सिंपल से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये आपका इनकम है, ये सारे कंपोनेंट है, तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड वाली कौन सा होगा, तो ये C+I+D X-M, ये आंसर हो जाएगा। बाकी सब देखिए गलत हो जाएंगे एक ना एक तरीके से, तो ये सब गलत है, आंसर करेक्टली ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये सब लिखा हुआ है, ये सब आप बेसिकली देख लेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो गाइज लाइक वाइक करो, सेशन को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आई होप ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये करो यारो दोस्तों, थोड़ा अगर स्लैंग आपको फ्रेंडली लग रहा हो तो नथिंग एल्स, आप भी मेरे फेलो एस्पिरेंट ही हैं। तो इस चीज़ को जो है कि करिए दोस्तों, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक। आप एज ए टीचर मुझे समझ सकते हैं, ठीक, एज ए मेंटोर समझ सकते हैं, ठीक। मुझे आप टीचर माने, एज ए मेंटोर माने, एज ए बिग ब्रदर माने, ठीक, एज ए जो है कि फेलो एस्पिरेंट माने, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज ए फ्रेंड माने। तो ठीक, ये सब करने के लिए आपको जो है कुछ भी जो है कि मुझे जूम करके आप इसको शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। और मेरा काम है आपको सिंप्लीफाइड करना, और चीज़ें पसंद आ रही हो तो जो है कि लाइक करिए, और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो भी कमेंट करिए। मैं उसको जो है कि सेशंस में इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। विद दिस नोट हम अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे अब। सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हुए हम जो है कि अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि सेइंग नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, प्रोडक्ट मेथड, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, इनकम मेथड, और जो है कि एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर है, सही हो गया। इनकम मेथड है, सही हो गया। आपका जो है कि कह रहा है कि डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, ऐसा कोई मेथड देखा ही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रोडक्ट मेथड ही आपका क्या होता है, ये आपका आउटपुट मेथड होता है, ठीक। यही आपका आउटपुट मेथड, तो बी आंसर हो जाएगा। ये कोई मेथड नहीं होता, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड इज नॉट अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। अगर इसी में SNA दे देता, सम ऑफ द नेशनल अकाउंट्स, तो ये भी जो है कि सही हो जाता। देन आगे करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट है और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ये दोनों चीज़ क्या है। देखिए बेसिकली आपका जो है क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज़ द वैल्यू मेजर ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट, वैल्यूएशन ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट, वैल्यू मेजर्स ऑफ द एक्सपोर्ट, बोथ आर डिफरेंट, ठीक। आपका जो है कि क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। देखिए अगर कहें तो ये जो है कि नेशनल प्रोडक्शन को मेजरमेंट भी है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड है। यही आपको आंसर दिखेगा कि यहाँ पे डी होना चाहिए था, कि वो ए एंड डी जो है कि दोनों करेक्ट हो सकते थे। मैंने बताया ना, दोनों करेक्ट हो सकते थे, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है कि एलिमिनेट कर दिया गया। और ये चीज़ आप पढ़ लेंगे तो सिंपली समझ में आ जाएगी। बस वही जो मैंने ऊपर इतनी देर से समझा रहा हूँ, वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। देन कह रहा है कि नॉमिनल जीडीपी। अब ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन है कि जीडीपी इवैल्यूएटेड एट द एक्सचेंज रेट, इवैल्यूएटेड एट द करंट मार्केट प्राइस, इवैल्यूएटेड एट द कांस्टेंट मार्केट प्राइस, और नन ऑफ द एमएफ। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल का मतलब होता है जो भी करंट प्राइजेस पे है, करंट प्राइजेस पे है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल कहते हैं।
कांस्टेंट प्राइसेस पे हो गया तो मतलब इसके लिए आप क्या यूज़ किया है आपने आपने बेस ईयर यूज़ किया है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको एक तरह से हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक, ये जो है कि बेसिक का फिनोमेना है। बाकी इसमें जो है कि डिफरेंस होता है, मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी जो है कि बता ही देता हूँ। देखिए थोड़ा सा सेशन में टाइम लगेगा, चैप्टर बड़े होते हैं गाइस, ये सब चैप्टर बड़े हैं, तो इसमें जो है कि टाइम लगता है। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ के जो है कि करेंगे। तो बेसिकली देखिए डिफरेंस जानिए कि नॉमिनल जीडीपी में कोई भी बेस ईयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, याद रखेंगे, यहीं पे लिख देता हूँ, नो बेस ईयर रिक्वायर्ड। ठीक, यहाँ पे बेस ईयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बेस ईयर जो है कि बेस ईयर कैलकुलेशन के लिए चाहिए। ठीक, यहाँ पे बेस ईयर क्या चाहिए, बेस ईयर इज़ दी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे बेस ईयर रिक्वायरमेंट होता है। इसमें जो है कि आप देखेंगे और क्या चीज़ें हैं, ये करंट ईयर के प्राइसेस मतलब जो है कि आपके जो सालाना मौजूद ईयर है उसके प्राइसेस को बताएगा। ये कांस्टेंट प्राइसेस, फॉर एग्जांपल बताऊं तो फॉर एक एग्जांपल समझिए कि 10 यूनिट ऑफ फैन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक ठीक, 10 यूनिट ऑफ फैंस को प्रोड्यूस करना है, पर उसके करंट प्राइसेस चल रहे हैं आपके फॉर एग्जांपल 110 रुपये। ठीक, 110 रुपये, तो ये क्या होगा, हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, हमारे जीडीपी ने प्रोड्यूस किया 1100 रुपये की ईच की। पर जो मान लीजिए बेस ईयर जो हमारा है, बेस ईयर 2022-23, अभी हम 2026 के कौन से जुलाई सॉरी अगस्त जो है, आज जो है कि 7 अगस्त है। ठीक, तो 7 अगस्त 2026 में हम लोग बैठे हुए हैं, 7 अगस्त 2026 में आपको बेस ईयर जो है कि देखने को मिल रहा है। बेस ईयर हमारा 22-23 कर दिया गया है। तो ये जो 10 फैन प्रोड्यूस हो रहे थे वो 100 रुपये पर यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे। तो हमारे 10 फैन कितने के प्रोड्यूस होंगे, 1000 रुपये के प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फ्लक्चुएशन इन दी प्राइस दिख रहा है। ठीक, तो ये जो है कि हमारा इसीलिए नॉमिनल कहलाता है। ये इन्फ्लेशन को इंक्लूड करता है, इसमें जो है कि बेसिकली इन्फ्लेशन नहीं, ये एक्चुअल ग्रोथ है कि हमने इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन कंट्रोल किया है। तो ये जो है कि आपका डिफरेंस बताता है, थोड़ा ये डिफरेंस है। तो ये जो है कि ब्रीफली याद करिएगा। और ये नॉमिनल आपका किस लिए यूज होता है, नॉमिनल जीडीपी यूज होती है किस लिए, आपके साइज ऑफ इकोनॉमी को मेजर करने के लिए। साइज ऑफ इकोनॉमी को मेजर करने के लिए हम लोग नॉमिनल यूज करते हैं। रियल किस लिए यूज होती है, ये यूज होती है आपके यूज फॉर दी ग्रोथ रेट। ठीक, ग्रोथ रेट मेजर करने के लिए, और जो है कि पॉलिसी एनालिसिस करने के लिए, इसलिए पॉलिसी को एनालिसिस करने के लिए हमारी रियल जीडीपी यूज होती है। ये नॉन रिलायबल होती है, ज़्यादा इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। ये जो है कि क्या है, आपकी मोर रिलायबल है। एक मोस्ट रिलायबल, बेस ईयर हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ये बेस ईयर। ठीक, यहाँ पे बेस बेस ईयर यूज होता है। यहाँ पे मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ ये चीज़ है। ठीक, यहाँ पे जो है कि प्राइस प्लस जो है आपकी क्वांटिटी दोनों ही मेजर की जाती है। यहाँ पे जो है कि क्या यूज़ होगा, यहाँ पे आपकी जो है कि क्वांटिटीज़, एक्चुअल आउटपुट कितना आया है। ठीक, एक्चुअल आउटपुट जो है कि देखा जाता है, ये यहाँ मेजर किया जाता है। देन यही कुछ हमारे डिफरेंस हैं, इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। और यहीं पे एक चीज़ आ जाती है, क्या इसको ब्रीफली नोट डाउन कर लेंगे आप। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है आपको, जीडीपी डिफ्लेक्टर। अब ये जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है, इसमें क्या है कि भैया जो आपकी नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल को भैया आप जो है कि सॉरी रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जीडीपी डिफ्लेक्टर आ जाता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर का बस काम यही है, वो आपको जो है कि पोटेंशियल ऑफ द जीडीपी बताता है। इसको क्या कहते हैं, मेजर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ जीडीपी। तो यही हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर का काम है कि हमारी जीडीपी कितनी पोटेंशियली काम कर रही है। तो ये आगे क्वेश्चन आएगा तो आगे बताई जाएंगी चीज़ें। ठीक, यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है कि आपका जो है कि रियल जीडीपी डिटरमाइन करने की हेल्प करता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कह रहा है कि इनमें से क्या प्रॉब्लम है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की इंडिया में। तो देखते हैं, आइए वन बाय वन करके। अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लो लेवल ऑफ सेविंग्स, ये सब तो प्रॉब्लम है। ये नॉन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर जो है कि प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑफ दी सॉरी इसमें से कह रहा है कि वन ऑफ द प्रॉब्लम है। तो ये सब तो कंपोनेंट या इन्फ्लेशन, तो देखिए आपका जो है कि जीडीपी में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा, सेविंग लो भी रेट देखने को मिलेगी। नॉन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर का क्या है, आपको कोई हिसाब नहीं होता। जैसे क्या हो गया, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, अब ये चीज़ इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेबल जो है कि वेंडर है, वो क्या कर रहा है, अपने ठेले पे जो है कि सब्जी ले जाके सोल्ड आउट कर रहा है। बट इसका क्या है, रॉ कैश इकोनॉमी है इसकी। यहाँ पे कोई भी अकाउंट सेविंग नहीं है, कोई भी इनका जो है कि बैंकिंग से जो है कि नाता नहीं है, तो हमें इनकी इनकम ट्रेस नहीं हो पा रही है। ये क्या कहलाते हैं, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये हमारी क्या है, वन ऑफ द कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम में ये बाधा डालते हैं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए बेसिकली जो मैंने समझाया वो लेमेंस में टर्म में लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर ये सब जो है कि मेन प्रॉब्लम है आपको करने में।
क्योंकि यहाँ ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन ये सब होते रहता है, तो यू कैन सी इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आपका एनडीपी है वो जीडीपी में डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, गलत हो जाएगा। क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो इसको जो है कि आप काट देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे रुकिए थोड़ा क्लियर लिख दूँ, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे माइनस होना चाहिए। फिर पर कैपिटा इनकम कह रहा है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपॉन में टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? डेफिनेशन देखिए, लिखने से अच्छा मैं यही समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो है कि पर कैपिटा इनकम, क्या पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम होती है ये एवरेज इनकम होती है अर्न पर पर्सन, ठीक, ऑन ए जोग्राफिक रीजन इन दी पर्टिकुलर ईयर। ये कैसे कैलकुलेट होती है? ये कैलकुलेट होती है जो नेशनल इनकम हो गया आपका, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ना कि यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका जो है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, नेट नेशनल होगा, ये नेशनल होगा। तो उसको जो है कि आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन, मतलब पर कैपिटा इनकम, सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम अपॉन में एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट, सॉरी, ये नेशनल इनकम जो है क्या होता है, नेशनल इनकम एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट को आप जो है कि टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो है कि आपका पर कैपिटा इनकम आ जाता है। तो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है बेटर देन दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर कंपेयरिंग इकोनॉमीज। नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रॉस में जो है कि आपके इन्फ्लेशन ये सब आ गए, एक ऊपर से जो है कि डेप्रिसिएशन माइनस करके जो है कि ये सब होगा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें रहनी चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है कि बेटर मेजर मैट्रिक्स है जीडीपी से फॉर कंपेयरिंग दी इकोनॉमीज सिंस दी आपका फॉर्मर ऑल्सो रिव्यूज द अमाउंट ऑफ द स्पेंडिंग ऑन इंप्रूविंग एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स। तो ये सब जो है कि देखने को मिलेगा। सिंपल सा जो अगर मैं समझाऊँ, आप कंफ्यूज ना आइएगा। देखिए यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ पीसी से क्वेश्चन है, यहाँ पे ये गलत नहीं, सॉरी सॉरी, ये गलत नहीं होगा, ये करेक्ट होगा। क्यों होगा करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें से हमने जो कि नेट निकाला है ना, डोमेस्टिक में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है। और भी अच्छा होता अगर हम इसमें एन एफ आई ए जोड़ देते, ठीक, यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस करके अगर एन एफ आई ए जोड़ देते तो और बेटर मेजरमेंट होता। यहाँ पे डी आंसर इसलिए होगा क्योंकि कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा हमारा। देखिए सी तो करेक्ट है, थर्ड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आया पर ये दोनों गलत हैं, यहाँ पे सेकंड गलत है, यहाँ पे सेकंड गलत है। तो इन ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे जनरली हम कंफ्यूज क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई अटेम्प्ट कर रहा है क्वेश्चन को और इसने देखा कि ये ऑप्शन सही है, तो वो आएगा कि एलिमिनेशन से तो ये दोनों हट गए, अब इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो गलती करते हैं मोस्टली कि हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके गलत आंसर पे रीच कर जाते हैं। पर मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे दिखाए थे। छत्तीसगढ़ पीसीएस की ये टेंडेंसी रही है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। मे भी हमारे पीसीएस में भी पूछा जा सकता है कि एक ऑप्शन सही करे, दो गलत दे, और उसमें वो ऑप्शन ही ना हो। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और एनडीपी बेटर मैनेजमेंट है क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड किया जाता है। तो आई होप यहाँ पे ये चीज़ें जो है कि आपको समझ आई होंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। गाइस ये क्वेश्चन बता दिया है, पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस और नॉन पेमेंट टैक्सेस को घटा लीजिए। ये क्या होते हैं आपके जो है कि इनकम टैक्स और जो है कि वेल्थ टैक्स हो गए, या जो है कि फीस वीस हो गई। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है। बाकी पर्सनल इनकम को भी मैंने बता दिया। पर्सनल इनकम में से आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस करने हैं, ठीक। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, जो आपने अर्न किया पर रिसीव नहीं किया। कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करना होता है। फिर जो भी आपका जो है कि ट्रांसफर ऑफ द हाउस होल्ड माइनस करके एक चीज़ प्लस करनी होती है, इसकी कर रहे हैं, लेट मी शो यू। यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ प्लस करनी होती है पर्सनल इनकम में, आपको ट्रांसफर पेमेंट प्लस करनी होती है, ठीक। नेट इंटरेस्ट पेड बाय द हाउस होल्ड भी माइनस करेंगे, और ट्रांसफर पेमेंट जो है कि अनअर्न्ड इनकम, कहीं से कोई जो स्कॉलरशिप आ गई या रेमिटेंस आ गई तो उसको प्लस कर देना होता है। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसका आंसर जो है कि बी हो जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ ओवर एन गिवन पीरियड टाइम बोथ प्राइजेज और मॉनेटरी वैल्यू जो है कि आपकी डबल की जा रही है, प्राइस भी डबल हो रहा है, मॉनेटरी इनकम भी, मतलब आप कमाई भी डबल कर रहे हैं, प्राइस भी डबल कर रहे हैं, तो रियल इनकम क्या होगी, अनचेंज रहेगी। मतलब देखिए, महंगाई बढ़ गई और पैसा भी बढ़ रहा है, तो हमारे इनकम में सेविंग तो बढ़ी नहीं, तो वो अनचेंज रह जाएगा। जो आपकी रियल इनकम रहेगी वो एक तरह से अनचेंज मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन भी हुआ है, आपका नंबर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, तो वो अनचेंज माना जाएगा। ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं थियोरेटिकली इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज कॉन्सेप्टलाइज वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूजुअली टेकन इनटू कंसीडरेशन। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉन्सेप्टलाइज किया जाए, कॉन्सेप्ट देखा जाए, तो इसमें से कौन सा इसका मेजर जो है कि नहीं है। देखिए पहली बात तो एक चीज समझिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है इसका मतलब है सिंपल सा, ये न्यूमेरिकल ग्रोथ है। क्या है ये? है न्यूमेरिकल ग्रोथ। मीन जो है कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टर्म्स में, अगर यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए,
तो इट इज़ दी ग्रोथ इन दी आपके जो है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ अलग चीज़ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग चीज़ है। ये सब जो है कि 11th की क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने पहले सेशन में कहा था कि इनको पढ़ लेना। ठीक, तो ये चीज़ समझिए। अब इसमें से कह रहा है कि थियोरेटिकली देखना है कि कॉन्सेप्चुअलाइज़ करना है कि इनमें से कौन-सा नहीं है। तो पहला कह रहा है कि जीडीपी जो है, ठीक, ग्रोथ इन द जीडीपी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाएगा। इसमें से नॉट यूजुअली, इसमें से कौन-सा जो, यस, जीडीपी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाएगा, ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ इन द फाइनेंशियल एड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, होल्ड पे रखते हैं। कह रहा ग्रोथ इन द जीएनपी, बिल्कुल दिखाएगा जीडीपी ग्रोथ। ग्रोथ इन द पर कैपिटा जो है कि हमारे नेशनल प्रोडक्ट में, बिल्कुल दिखाएगा। बस ये जो है कि ये तीनों जो है कि हमारे जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाएंगे, ये जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं दिखाएगा। ठीक, क्यों? ग्रोथ इन द फाइनेंशियल एड, मतलब वर्ल्ड बैंक से फाइनेंशियल एड मतलब लोन मिल रहा है, तो वो कैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाएगा? तो लोन मिलना इज नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आई होप चीज समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमर्त्य सेन जी के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है। इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, एडवाइस रिगार्डिंग द प्रायोरिटीज फॉर द इंडियन इकोनॉमी। पुराना क्वेश्चन है, स्टिल रिलेवेंट है, तो इसको जो है कि ब्रीफली आप पढ़ लेंगे। ये कह रहे हैं कि एडवाइस दी थी इन्होंने प्रायोरिटाइज करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को, तो इसमें से हमारा कौन कौन सा सही है। तो कह रहा है कि इट शुड बी कॉमोडिटी ओरिएंटेड। क्या कॉमोडिटी ओरिएंटेड रहना चाहिए? मीन्स जो है कि जो भी जितनी भी कॉमोडिटी, जितने भी सामान है, ये सब है, इसके ओरिएंटेशन पे ही खाली इकोनॉमी रहनी चाहिए? तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। और भी चीजें हैं, पीपल ओरिएंटेड रहनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सिक्योरिटी टू दी पोरेस्ट ऑफ द पीपल, ये भी सही बात है। इनकी इकोनॉमिक थ्योरी में था कि पोरेस्ट को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सेफ गार्ड अगेंस्ट द इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये भी सही बात है। तो तीसरा चौथा जो है कि आपका सही है, पहला जो कि गलत है। इन्होंने कहा था कि वेलफेयर इकोनॉमी जो है कि एसोसिएटेड विद द क्या, अमर सेन की जो इकोनॉमिक थ्योरी थी वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के जो कि बेसिस पे थी, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव हमारे थे डेवलपमेंट इन दी ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसके वजह से इतनी सारी चीज़ें हैं, देख लेंगे आप। फिर कह रहे हैं प्लानिंग इन दी इंडिया शुड बी इन फ्यूचर पे मोर अटेंशन टू दी पीपल देन दी कम्युनिटीज वाज गिवन बाय। ठीक, आपके जो कि कम्युनिटी से ज़्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए? तो ये हमारे पीपल्स पे अमर सेन जी ने कहा था। यह इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था 1998 में, याद रखेंगे। अमर सेन जी ने, प्रोफेसर अमर सेन, हु अवार्डेड दी 1990 Nobel Prize in the Economic Science, had given the view of the planning India should in the future pay more attention to the people than the communities। समाज से ज़्यादा हमें लोगों पे ध्यान देना होगा, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, ये अमर्त्य सेन जी ने प्रोपोगेट किया था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हिंदू ग्रोथ रेट। अब हिंदू ग्रोथ रेट से ये ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ाना, बिल्कुल गलत बात है। ये जो है कि इकोनॉमिक टर्म थी जो कि हमारे जीडीपी से मेजर की जाती थी। तो ये जो है कि किसने, प्रोफेसर राज कृष्ण जी ने ये टर्म दिया था। हिंदू ग्रोथ रेट जो है कि प्रोफेसर राज कृष्ण जी ने दिया था। सिंपल सी बात है कि इन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द हिंदू ट्रेडिशन विच इज नॉट फेवरेबल टू द डेवलपमेंट, विच डू नॉट प्रमोट डेवलपमेंट इन द मेजर कॉज ऑफ द स्लो ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम और जीडीपी। तो यहाँ पे स्टेगनेंट हो गई थी, तो इसीलिए हिंदू ग्रोथ रेट इन्होंने एक टर्म दिया था जो हमारी नेशनल इनकम और जीडीपी को मेंशन कर रहा था। ठीक, ये क्या मेंशन कर रहा था, ये सब कहानी है, इसमें जो है कि ज़्यादा नहीं जाएंगे, पुराना क्वेश्चन है। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये हिंदू ग्रोथ रेट किसने दिया था, राजकृष्ण जी ने दिया था। क्यों दिया था, ये सब जो कहानी कि उस वक्त स्टैगनेंट ग्रोथ हो गई थी, है ना, क्राइसिस भी आई थी, जानते हैं मनमोहन जी के टाइम पे जो है कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस थी। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ब्रीफली याद रखेंगे। नेशनल इनकम से जो है कि रिलेट करता है। फिर सेम क्वेश्चन है, हिंदी ग्रोथ रेट किससे रिलेट करता है? जीडीपी से रिलेट करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कि यूजुअली कपल किससे की जाती है? तो इट इज कपल विद द इन्फ्लेशन। ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ किससे कपल की जाती है? इन्फ्लेशन से कपल की जाती है। क्यों की जाती है? ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ टर्म है। इन्फ्लेशन का मतलब हो गया आपकी महंगाई जो है कि बढ़ रही है, मतलब स्लोअर ग्रोथ रेट ऑफ द प्राइजेस है। तो ये इन्फ्लेशन। हाइपर का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा बूम कर जाए, मीन्स अचानक से 100 की चीज़ जो है कि 200 की मिलने लग जाए। स्टैगफ्लेशन का मतलब हो गया कि चीज़ें जो है कि आपकी थोड़ी नॉर्मलाइज हो गई हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब जो है कि बता दें, आ, कोई चीज़ 100 की है तो वो जो है कि धीरे धीरे 100 की है, ठीक, यहाँ पे धीरे धीरे 101 की हुई, तो ये हो गया। डिफ्लेशन का मतलब हो गया इन्फ्लेशन है पर आपका जो है कि स्लो रेट पे है। डिफ्लेशन का मतलब हो गया जो इन्फ्लेशन आपका है, ये इन्फ्लेशन वाला चैप्टर आएगा तो जो है कि उसमें जो है कि पढ़ाएंगे कि कैसे आपका इन्फ्लेशन क्या है, ठीक, बूम रिसेशन क्या है, ये थोड़ा बेसिकली वही जानेंगे। यहाँ पे डिफ्लेशन का मतलब हो गया स्लो ग्रोथ रेट, मतलब 100 की चीज़ जो है आपकी 100 की चीज़ यहाँ पे क्या, कैसे बताएं इसको, लेट मी सी एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक मिनट गाइस, यहाँ पे कोई ना कोई एग्जाम्पल जो है कि देखना पड़ेगा मुझे। तो डिफ्लेशन मतलब बेसिकली आप जान लीजिए कि थोड़ा जो है कि जो पहले नॉर्मल प्राइस 100 का था, इससे समझिए नॉर्मल प्राइस 100 का था, वो जो है कि 110 का हो गया। पर अभी भी नॉर्मल प्राइस पे नहीं आया है, ये जो है कि धीरे धीरे आ रहा है। जैसे 100 की चीज़ 105 हुई है, तो इसी को जो है कि डिफ्लेशन का फॉर एग्जाम्पल जो है कि समझा रहा हूँ, इसको डिफ्लेशन कहेंगे।
और बाकी ये सब जो है कि इन्फ्लेशन वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ मैं अच्छे से इसको समझाऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जो सीपीआई होता है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, उसमें जो है कि इन्फ्लेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तभी ये सब चीज़ें आती हैं। तो आगे जो है कि वो चैप्टर आएगा तब इसको कवर करेंगे अच्छे से। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कि यूजुअली कपल करती है किससे? इन्फ्लेशन से। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है, मीन जो है कि जीडीपी इंक्रीज कर रही है और उसमें जो है कि इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, इन्फ्लेशन एट द स्मूथर रेट, मतलब जो है कि आपका जो है कि इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा है, तो वो चीज़ें दिखा रहा है कि आपकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, सप्लाई जो है कि ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई ज़्यादा आ रही है, तो चीज़ें बढ़ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है, तो ये दिखाता है इन्फ्लेशन का एक फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर है प्रोपोर्शन ऑफ द लेबर इन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बिकम्स लो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब कह रहा है कि जो प्रोपोर्शन है लेबर का जीएनपी में, वो लो हो रहा है किस रीजन से? क्या प्राइस लैग बिहाइंड वेजेस, प्रॉफिट बिहाइंड है, ठीक, और जो है कि प्राइस लैग बिहाइंड कर रहा है प्रॉफिट के, वेजेस लैग बिहाइंड प्राइजेस, तो ये जो वेजेस है आपके, जो उन्हें लेबर को वेजेस दिया जा रहा है वो बिहाइंड प्राइजेस लैग कर रहा है, दैट्स वाई इनका जो है कि पार्टिसिपेशन जीएनपी में कम देखने को मिल रहा है। तो लो लेबर है जीएनपी में ड्यू टू द लो वेजेस एज कम्पेयर टू द प्राइजेस, जिससे प्राइस एज इन्फ्लेशन जो है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमी का। जो इंक्रीज इन वेजेस करता है, इफ नॉट मैच बाय द प्रोडक्टिविटी गेन प्राइजेस, तो कैन रिड्यूस द कॉर्पोरेट प्रॉफिट, और ये सब जो कि रिड्यूस होगा। इसी को हम लोग वेज स्पाइरल भी कहते हैं, वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं, विच फर्दर फ्यूल द इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को बढ़ाने में मतलब इसका एक वन ऑफ द रोल रहता है। देन इसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने बता दिया ये क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिव चेंज, मीन्स कैसे कैसे चीज़ें जो है कि चेंज हो रही है आपकी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जो है कि जीडीपी से जो है कि रिलेट करेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इन्वायरमेंट से। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? हेल्थ से। यहाँ देख लेंगे, जो भी आपका कोड बनेगा इसको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर देखिए, ये चीज़ें यहाँ पे मैच्ड है। देन नेक्स्ट है आपका कि कंसीडर करिए विद द रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है। कह रहा है जीडीपी जो है कि हैज इंक्रीज बाय द 4 टाइम्स इन द लास्ट 10 ईयर। तो क्या पिछले 10 साल में? देखिए पुराना क्वेश्चन है, बट मैं इसको 2026 के हिसाब से आंसर करता हूँ, है ना। दिसंबर में हमारा प्रीलिम्स है, तो ये मान लीजिए 2026 में पूछा गया है। लास्ट 10 साल क्या हो गए? 2016 से अब 2026 तक के बीच का टाइम पीरियड देखिए, कोरोना जो है कि टाइम है, कोविड का टाइम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डिक्रीज भी की थी इकोनॉमी, जो है कि बढ़ती घटती रहती है। कभी भी अगर स्टेटमेंट दे दे कि जीडीपी आपकी स्टडीली इंक्रीज की गई है, तो ये नहीं होता है, जीडीपी जो है कि फ्लक्चुएट करती रहती है, तो ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। फिर कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर इन डीजीपी जो है कि डिक्लाइन हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। तो पीएसयूज का जो है कि थोड़ा मान सकते हैं प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट स्टिल रिलेवेंस है। यहाँ पे बी आंसर जो है कि माना जा सकता है, यहाँ पे टू इज करेक्ट माना जा सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि गलत माना जाएगा। देन यहाँ पे बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, रिकवरी है। अब ये बूम क्या होता है? इकोनॉमिक बूम का मतलब हो गया अचानक से इकोनॉमी जो है कि बूम कर जाए, ठीक, मतलब अगर अचानक से चीज़ें जो है, मतलब ग्राफ बना के समझाऊं तो ग्रोथ रेट ऐसे जा रहा है और ग्रोथ रेट अचानक से ऐसे जाती है, ये जो पीरियड होगा इसे क्या कहते हैं हम लोग? बूम कहते हैं, ठीक। और फिर इसके बाद जो है कि रिसेशन, रिसेशन का मतलब हो गया कि चीज़ें जो है ग्रेजुअली जो है कि आपकी स्टेगनेंट पड़ गई हैं। इस रिसेशन का मतलब हो गया, अगर इसको देखिए फॉर एग्जांपल जो किस तरह से समझाया जाए, यहाँ पे इसको समझने के लिए ना, एक मिनट आप ये समझिए। मान लीजिए अभी जो है कि जीडीपी 100 है, फिर 10% बढ़ गई, मान लीजिए फिर 110 हो गई, तो 10% बढ़ी। फिर मान लीजिए जो है कि लगभग मान लीजिए 12% बढ़ेगा, तो 12% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? लगभग अप्रॉक्सीमेटली 125 हो जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है? ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक, ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाया जा रहा है। फिर इसके बाद जो है कि अचानक देखिए 125 से सीधे मान लीजिए सीधे अप्रॉक्सीमेटली आपको देखिए, चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं, 250 हो गई। तो देखिए 250 हुई तो लगभग जो है कि कितना परसेंट जो है कि आपको देखने को मिल रहा है? लगभग ये दुगना हो गया सीधे, तो मतलब 100% का बूम जो है कि आ गया सीधे, ठीक, 100% हो गया, ठीक। और फिर यहाँ 500 से सीधे जो है कि आपको 500 हो जाए, तो यहाँ भी जो है कि अप्रोक्सीमेटली 100 दिख गया। तो इस फेज को क्या कहते हैं? इस फेज को कहेंगे आपका जो है कि 125 जो इकोनॉमी सीधे 500 पहुंची है, इसको हम लोग बूम कहते हैं। सडनली जो है कि प्राइस जो है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली जो है कि इंक्रीज है, ये क्या कहलाता है आपका? ड्रास्टिकली इंक्रीज इन जीडीपी, ड्रास्टिकली इंक्रीज इन जीडीपी को हम लोग क्या कहते हैं? बूम कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए क्या है हुआ, मान लीजिए इकोनॉमी 100 है, 100 से जो है कि 110 है, ठीक, 100 से 110 आई, फिर 115 हो गई, फिर मान लीजिए 115 है ये, फिर 115 से 118 हुई, फिर 118 से 119 हुई। तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट तो दिख रहा है आपको। यहाँ देखिए, यहाँ 10% से बढ़ी,
फिर यहाँ पे जो है कि 10% से अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 5 बढ़ा है, तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास बढ़ेगा। फिर 115 से 18 हुई तो ये भी लगभग 2% बढ़ा। यहाँ पे 1% ही बढ़ रहा है, कुछ लेस देन 1%। तो ये क्या है, इकोनॉमी क्या कहलाएगी, ये स्लो डाउन कहलाएगा। ये फेज क्या है, स्लो डाउन है। ठीक, यहाँ पे इंक्रीज इन जीडीपी हो रहा है, मतलब जीडीपी जो है कि इंक्रीज कर रही है, बट डिक्रीज हो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द जीडीपी बट डिक्रीज इन द रेट, जो है कि आपका डिक्रीज इन रेट है, तो इसे हम लोग स्लो डाउन कहते हैं। फिर इसके बाद जो है कि आपका स्लो डाउन के बाद जो है कि एग्जांपल लें तो रिसेशन किसे कहेंगे। अब रिसेशन के लिए इसी 100 का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ। 100 है, 100 से इकोनॉमी जो है कि 90 आई, 90 से जो है कि 80 आ रही है, 80 से जो है कि 70 आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है कि ये पीरियड कहलाएगा आपका रिसेशन का है। ठीक, ये पीरियड क्या है, रिसेशन कहला रहा है। रिसेशन क्यों कहला रहा है, रिसेशन इसलिए कहला रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है कि आपकी जीडीपी जो है कि डिक्लाइन कर रही है। जीडीपी रेट जो है यहाँ पे रेट जो है कि डिक्लाइन कर रहा है, तो आपकी जीडीपी डिक्लाइन हो रही है, तो इसे रिसेशन कहते हैं। फिर रिकवरी किसे कहेंगे, 70 से वापस 80 हुई, 90 हुई, 100 हुई, तो ये फेज क्या हुआ, ये फेज आपका रिकवरी का हुआ। ठीक है, अब रिकवरी बहुत टाइप की होती है, ये आगे सेशंस में पढ़ेंगे। ठीक, देन डिप्रेशन क्या होता है, इसकी कोई टेक्निकल, देखिए जो डिप्रेशन दिया है, ये डिप्रेशन, इसकी कोई टेक्निकल डेफिनेशन है नहीं। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एंड ड्रास्टिक जो है कि क्या होता है, इसमें लिख देता हूँ इसको आपके लिए। इट इज़ दी कॉन्टिन्यूस एंड ड्रास्टिक, ड्रास्टिक, एक मिनट, कॉन्टिन्यूस और ड्रास्टिक क्या होगा, डिक्रीज इन जीडीपी, डिक्रीज इन द जीडीपी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सस्टेन डिक्रीज होता रहता है, तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अगर हो तो इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको थोड़ा सा जो है कि क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको मैचिंग करेंगे। बूम क्या है, यहाँ पे डेफिनेशंस जो है कि दी नहीं हुई है, तो लेट मी मैच यू फॉर यू। तो यहाँ पे देखेंगे बूम, ये देखिए पहला है बिजनेस एक्टिविटी हाई विद द इंक्रीजिंग इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट एट द मैक्रो लेवल। तो ये जो है कि आपका क्या है, ये आपका क्या है कि बिजनेस एक्टिविटी हाई लेवल पे है विद द इंक्रीजिंग इनकम आउटपुट एंड द एम्प्लॉयमेंट एट द माइक्रो लेवल है। तो ये डेफिनेशन किससे आ रही है, तो ये हमारा जो है कि थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट वन इज दी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा होगा कंफ्यूजन। तो इसमें जो है कि सिंपल से जो है कि कह रहा है कि कोई भी चीज़ है, बिजनेस एक्टिविटी जो है कि हाई लेवल पे है, ठीक, और इंक्रीजिंग इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एट द मैक्रो लेवल, मैक्रो लेवल पे, तो ये चीज़ हमारी बूम कहलाती है। ये चीज़ क्या कहलाती है, बूम कहलाती है। तो इसको ब्रीफली मैंने बताया ना कि अचानक से सडनली ड्रास्टिक इंक्रीज इन जीडीपी हो जाए, तो ये क्या कहलाती है, बूम कहलाती है, क्योंकि हाई लेवल पे चीज़ें हो रही है। फिर कह रहा है कि ग्रेजुअल फॉल इन इनकम हो जाए, आउटपुट हो जाए और एम्प्लॉयमेंट विद द बिजनेस एक्टिविटी इन लो गेयर, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा जो है कि रिसेशन कहलाता है। ठीक, ये जो है कि ग्रेजुअली थोड़ा चीज़ ये जो है कि इनकम जो है कि लो हो रही है, ये कहलाएगा। फिर अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट और ड्रास्टिक फॉल इन इनकम है, तो ये सब क्या कहलाएगा, आपका डिप्रेशन कहलाएगा। और स्टडी राइज इन दी जनरल लेवल ऑफ प्राइस इनकम एंड आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, रिकवरी कहलाएगी। इसकी देखिए टेक्निकल डेफिनेशन है, इस चीज़ को थोड़ा समझना, कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी रहेगी तो ये सब चीज़ें जो है कि क्लियरली आप कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी मैंने इसको पढ़ा तो यहाँ हाई लेवल लिखा था, पर माइंड कंफ्यूज हो गया, तो ऐसे कंफ्यूजन आपके माइंड में ना आए, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और चीज़ें जो है कि आप कर लेंगे, देन इसका कोडिंग आप कर लेंगे यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए मेल्ट डाउन है, रिसेशन है, स्लो डाउन है। स्लो डाउन का मतलब क्या हो गया, स्लो डाउन का मतलब हो गया फ्लॉ इन जीडीपी है, जीडीपी जो है कि धीरे धीरे जो है कि आपकी स्लो डाउन, धीरे धीरे गिरते हुए दिख रही है, ग्रोथ रेट है पर जो है कि कम है। रिसेशन का मतलब हो गया ग्रोथ रेट में ही गिरावट आ जाना, मीन जो है कि 100 से 90 आ गई है। मेल्ट डाउन का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि फॉल इन दी स्टॉक प्राइस। यहाँ पे कह रहा है कि करेक्टली मैच कौन सा है, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा है। मेल्ट डाउन का मतलब होता है कि आपका स्टीप फॉल हो, है ना, स्टॉक प्राइस में, मॉर्गेज पे। यहाँ पे रिसेशन जो है, मैसिव जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो ये जो है कि देखने को मिलता है। तो मेल्ट डाउन जो है कि फॉल इन स्टॉक प्राइसेस है, बट जो है कि स्टीप फॉल होता है, मतलब जो है कि पूरा जैसे बर्फ है, बर्फ पिघल के पूरी गिर गई, तो वही मेल्ट डाउन में केस में आता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों सही है। तो हमारा करेक्टली मैच कौन सा है, 2 एंड 3 इज द करेक्टली मैच। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी इज इंक्रीजिंगली बीइंग कैरेक्टराइज बाय द इनसाइडर एज वेल एज द आउटसाइडर। देन कह रहा है कि ये देखिए पुराना क्वेश्चन है, बट आप इसका स्टिल रिलेवेंस ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्रिटिसिज्म इज लार्जली बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। तो यहाँ पे जान रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि जीडीपी आप देखेंगे तो आईएमएफ जो है हमारी अलग जीडीपी प्रेडिक्ट करता है, वर्ल्ड बैंक ने अलग प्रेडिक्ट कर रखा है कि क्या ग्रोथ रेट रहता है इंडिया का। ये सब जो है कि अलग अलग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जर्मन वॉच है, ये सब जो है कि अलग अलग चीज़ें जो है कि कैलकुलेट करते रहते हैं। हमारे इंडिया का जीडीपी जो है कि अलग तरीके से कैलकुलेट हो रहा है,
अभी हम लोगों ने कभी दिखाया था, अभी जो है कि एस्टिमेट आए थे कुछ, शायद आई थिंक जुलाई या मई में जो है कि कुछ एस्टिमेट्स आए थे आईएमएफ के, तो उसमें हमारे इंडिया के जीडीपी को उन्होंने डिक्लाइन दिखा दिया था, क्योंकि वहाँ पे डॉलर की वैल्यू घटते हुए देखने को मिली थी। ये सब कुछ करंट अफेयर से आप एसोसिएटेड रहते होंगे तो पता चलता होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपकी इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी इंक्रीज करती है, क्रिटिसाइज करती है इनसाइडर एज वेल आउटसाइडर, तो असर सही है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से होता है, तो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कह रहा है कि मेन स्ट्रेटजी ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीनों ही था, तो डी आंसर हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया स्टार्ट विद दी, किससे स्टार्ट हुआ था, तो सस्टेनेबल चेंज इन दी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, मीन जो आपका कोटा था, लाइसेंस कोटा राज, उसको जो है कि सस्टेनेबल चेंज करके हमने जो है कि अपनी लिबरलाइजेशन को, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को लाया था, तो ए आंसर होगा। बाकी रुपी को कन्वर्ट करना, ये सब जो है कि आगे जो भी टॉपिक आएंगे तो ये सब भी आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा, तो ए आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ये जो है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, नॉट जो है कि दो कंपोनेंट हमारे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि करेक्ट है आपके जो भी स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल चेंज आए हैं, उसके मेजर जो कंपोनेंट है इंडियन इकोनॉमी में क्या है, तो हमारा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है, स्टेप प्रोसेस और स्टेबलाइजेशन विद द क्विक एडेप्शन प्रोसेस, मतलब जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे उस टाइम के क्वेश्चन थे, तो नॉट सो रिलेवेंट, बट भी एक बार जो है कि आप रीड कर सकते हैं। तो विद दिस क्वेश्चन गाइस, आज 30 क्वेश्चन ही करते हैं, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं मुझे लग रहा है, तो आज के सेशन में इतना काफ़ी है। बाकी जितने भी क्वेश्चन देखिए मुझे लग रहा है कि इसका भी एक आध दो पार्ट और लेना पड़ेगा, चीज़ों को आराम आराम से कवर करेंगे, है ना। तो इसको आप ब्रीफली, यहाँ तक जो है कि चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं, 30 क्वेश्चन तक हमने डन कर लिया है। अब इसके आगे जो है कि नेक्स्ट सेशन में मूव करेंगे, यहाँ पे मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ। ठीक, हम नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ से मूव करेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं कि क्या लिबराइजेशन रुपीज़ होता है, यहाँ से मूव करेंगे, और चीज़ों को जो है कि अगले कुछ क्वेश्चन आप इजीली आने वाले हैं, तो देखिए जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे प्रेजेंट में जीडीपी, ये सब क्या है, बेसिकली क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी मैं आपको जीएवी का पढ़ाया है मैंने, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है कि कैसे एमओएसपीआई जो है कि कर रहा है, ये रिवाइज एस्टिमेट, ये सब थोड़ा कल के सेशन में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस रिलेवेंस देखने को मिलेंगे जीएवी पे, तो ये सब देखिए आपको मैं कल जो है कि कराता हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, आज के सेशन में इतना ही। आप वीडियोस को फॉलो करते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। देन विद दिस, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। और चीज़ें जो है कि देखिए रिवाइज करते रहिए, इकोनॉमी बहुत ही इंटरेस्टिंगली मैं करा दूंगा आपको। बाकी अदर सेशन में टाइम दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि साइंस, मैं देख रहा हूँ मैंने ये 2 सेशन डाले, तो साइंस के लिए कह रहे हैं, देखिए साइंस का मैंने प्लान कर रखा है, थोड़ा प्रीलिम्स पास में आ जाए तो अक्टूबर है, अक्टूबर मंथ में हम साइंस फिनिश कर देंगे, क्योंकि इसमें जो है कि चीज़ें जो है कि थोड़ा करंट अफेयर ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ें तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि ग्रैप्स होते हैं, तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और चीज़ें आप रिवाइज करते रहिए।